नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले रही है। पल पल कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। खासतौर से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो अब चल रहा है, शरद पवार और अजीत पवार के खेमे से वो कभी कभी बाकी जो दोनों दल हैं एमवीए के, शिवसेना और कांग्रेस, उसको संशय में डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि ये संशय और बढ़ जाता है। खासतौर से शरद पवार जी का इंटरव्यू देना, वो भी अडानी जी के एनडीटीवी पर। दूसरा, अजीत पवार का बीच में कुछ ऐसे वक्तव्य देना जहां पर वो ईवीएम की तारीफ करते नजर आते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उनके पक्ष में देते नजर आते हैं। और फिर वो उनके जो कोऑपरेटिव बैंक के जो सारे मसले हैं वहां पे चार्जशीट्स आती हैं, तो फिलहाल बाकी लोगों के नाम आते हैं एक्यूज में, इनका नाम तो नहीं आता। इनकी और इनकी पत्नी अजीत पवार की, सुनेत्रा शायद उनका नाम है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक खेल तो चल रहा है महाराष्ट्र में। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि क्या कोई यहाँ पर डबल क्रॉस कर रहा है, क्या कोई दो नाव पर पैर रखने की बात कर रहा है, या फिर राजनीति में अपनी गोटियों को साधने में लगा हुआ है। राष्ट्र में चल क्या रहा है, ये कौन सा गेम प्लान है, किस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र को लेकर बेचैनी है कि आने वाले चुनाव में 2024 में शायद एक बड़ा सेटबैक उनके लिए इंतजार कर रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीटों वाला प्रदेश है, और यहाँ पे अगर लॉसेस सब्सटेंशियल हो जाते हैं तो केंद्रीय सत्ता खिसकती हुई नजर आती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करवा देता हूं। पहली बार न्यूज टाइम के मंच से जुड़ रही हैं महाराष्ट्र की बहुत सीनियर पत्रकार प्रज्वला कट्टे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महाराष्ट्र की राजनीति को अपने हाथ की रेखाओं जैसे समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रज्वला जी आपके पास ही आता हूं। आज शायद आपके कुछ नेटवर्क की भी समस्या है, तो ये महाराष्ट्र में राजनीति का खेल क्या चल रहा है अल्टीमेटली, इसे किस रूप में समझा जाए? क्या पर्दे के आगे कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और है? ये मसला क्या है सारा, आप इसको किस रूप में देखती हैं प्रज्वला जी? जी, आप सबको अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और आपने मुझे वरिष्ठ पत्रकार कहा। मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, एक पत्रिका चलाती हूँ, उसमें भी हमारा संपादक मंडल है, तो मैं तो ऐसी कार्य करता हूँ, यानी ऑब्जर्वर हूँ पॉलिटिक्स की। किसान आंदोलन में रही हूँ, महिला आंदोलन में रही। मुझे जो कुछ पॉलिटिक्स समझता है वो, और शरद पवार जी का जो कुछ समझ में आया है वो मैं पहले यहाँ रखती हूँ। यानी पास्ट में क्या हुआ था वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। देखिए, जब महाराष्ट्र बना था उसके बाद उस समय में नागपुर के एक बहुत गद्दावर कांग्रेसी थे, नाशिकराव, वो उसी जाति से आते हैं जिस जाति से बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। तो वो कांग्रेस के बहुत मास बेस वाले नेता थे। और ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के नेताओं की ये जो कोऑपरेटिव ये जो जाला बिछा के रखा है सहकारी संस्थाओं का, उससे जो मतलब उनको ये लगता था कि उसके जरिए गबन हो रहा है और वो कंसंट्रेट हो रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में, तो उन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। और उसके वजह से फिर और उनको बहुत विरोध किया शरद। नाशिकराव तिरपुड़े ये देख रहे थे या ये इंश्योर कर रहे थे कि जो महाराष्ट्र की तिजोरी में जो भी पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर तरफ, और अनुशेष ना बढ़े, यानी विदर्भ में भी वो आए। तो शरद पवार जी ने उनका बहुत विरोध किया था।
फिर वो जिस इसमें थे वसंत दादा पाटिल की जो सरकार गिराई, यहाँ पे बहुत सीनियर पत्रकार आपको ये बताएंगे कि वो तो वसंत दादा पाटिल तो बहाना था, एक्चुअली नाशिकराव तिरपुड़े को ही उनको चेकमेट करना था। तो ये हुआ और उसके बाद लगातार विदर्भ का अनुशेष जो है वो बढ़ता गया और पैसा उतना आया नहीं, यहाँ पे उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। और जो था वो यहाँ पे कपड़ा मिल, यहाँ पे कपास उगता है तो कपास की राजनीति होना चाहिए, यहाँ के जो मिल थे कपड़ा मिल वो बंद होते गए वगैरह, ये सब होता गया। और फिर उसकी वजह से देखिए, एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों का है कि नहीं पता नहीं, ममता जी को ले लीजिए, वो पूरे उनकी तृणमूल कांग्रेस पूरे बंगाल में वो चुन के आती हैं और पूरे बंगाल की वो नेता हैं। केजरीवाल, यानी ऐसा नहीं होता कि किसी एक स्टेट में, पंजाब में किसी इलाके में है, ऐसा नहीं होता। लेकिन और रीजनल नेताओं को आप देखेंगे तो वो पूरे स्टेट के नेता हैं। लेकिन शरद पवार जी पश्चिम महाराष्ट्र में ही उनका ज्यादा बेस है, वो विदर्भ के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कपास की खेती होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, उन फार्मर्स के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनका शोषण जिन के जरिए हुआ था 90s के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला, उसमें बीटी कॉटन लाया कुछ कंपनियों ने, बीटी कॉटन की सीड्स आई जिसके जरिए बहुत शोषण हुआ यहाँ के किसानों का। तो पवार साहब ने बजाय किसानों के लिए कुछ करने के, उन्होंने वो देखे जाएंगे कि वो ये बीटी कॉटन बेचने वाली कंपनियों के मंच पे जाते रहे हैं, उनको यानी खेती में क्या ये उसको खेती में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो वगैरह के नाम पे वो उन्होंने उसको प्रमोट, ऐसी चीजें प्रमोट की है कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ है कपास के किसानों का। यहाँ पे एक कॉटन मोनोपोली स्कीम चला करती थी कि जो किसानों को एक स्पेसिफिक आय देती थी, हमी भाव जिसको बोलते हैं, एमएसपी कॉटन का, वो मिलता था। और अगर कॉटन मोनोपोली स्कीम को फायदा हुआ तो उसमें से किसानों को मिलता था। तो वो स्कीम भी शरद पवार उसके खिलाफ थे, पवार साहब, और वो बंद हो गई। तो यहाँ के किसानों में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, या विदर्भ के लोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि वो तो पश्चिम महाराष्ट्रवादी कांग्रेस है। तो ये उनकी पार्श्वभूमि रही है कि जिसकी वजह से वो पूरे महाराष्ट्र के नेता नहीं बन पाए शरद पवार जी। और लेकिन ये हुआ कि उन्होंने जो महाराष्ट्र के सारी पार्टीज थी, शिवसेना हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बोला जाता है यहाँ पे कि कम से कम 20-25 साल इन्होंने ये सारी पार्टियां चलाई। मतलब वहां के नेताओं को उनके ऊपर अब वो क्या किया, क्या लेन देन हुई उनमें, वो अब उन्हीं को पता है। क्योंकि फिर अभी कांग्रेस भी ऐसा तो नहीं दिखता कि पवार साहब का इस बात पे विरोध कर रही हो कि कपास के किसानों को उन्होंने कुछ किया नहीं उनके लिए। या अभी जो संदर्भ चल रहा है इस समय, खास तौर से अजित पवार भी एक टोन लेके बैठे हैं, शरद पवार अलग टोन लेके बैठे हैं, एक अलग इंटरव्यू देते हैं, फिर विपक्ष के सोनिया गांधी का लेख आता है तो उनके टोन फिर बदलते हैं। तो ये गेम प्लान चल क्या रहा है अल्टीमेटली? अजित पवार क्या कहना चाह रहे हैं क्या? तो सारा इतिहास ऐसा है कि उनके बारे में लोगों के मन में विश्वास नहीं। ये बोला जाता है कि जो वो बोलेंगे उसके उल्टा ही होगा। पवार जी ने ये कहा है क्या कि ये महायुति हमेशा के लिए टिकेंगी? अच्छा, तो फिर इसके उल्टा ही होगा, यानी ये तो कभी भी टूट सकती है। इस तरह से यहाँ पे लोगों का परसेप्शन है उनके बारे में।
और ये जो है पवार साहब और उनके भतीजे, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे लोग कि ये उनके पार्टी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में, उनके आपस में होल्ड पाने की, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पे, पार्टी पे अपना होल्ड पाने की वो चल रही है। इसलिए फिर अदानी के पास में ज्यादा नजदीक कौन जाएगा, ये मतलब भतीजा जाएगा कि चाचा जाएंगे, कौन ज्यादा उनकी बाजू लेगा, इसके ऊपर शायद उनमें टग ऑफ वॉर चल रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। पर उनमें क्या चल रहा है वो तो बस आप लोगों से ही पता चलेगा मुझे। ठीक है, मैं दूसरे चक्र में फिर आपके पास आऊंगा। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ।